Good morning friends. Today we are going to learn हिंदी व्याकरण ओपन पेज नंबर 61. ठीक है. राइट टुडेज डेट एंड डे. पार्ट 12 काल. काल मीन्स समय. ठीक है. तो समय के बारे में ये हम पढ़ते हैं. काल. आदित्य नहा चुका है. वह नाश्ता कर रहा है. वह स्कूल जाएगा. ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि कौन सा कार्य हो चुका है, कौन सा कार्य हो रहा है तथा कौन सा कार्य होगा. ठीक है. अर्थात ये वाक्य क्रिया के होने का समय बता रहे हैं, है ना. समय को ही काल कहते हैं. क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं. काल के भेद 3 हैं. पहला है भूतकाल, जिसे हम पास्ट टेंस भी कहते हैं इंग्लिश में. वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस एंड भविष्य काल फ्यूचर टेंस. ठीक है. तो भूतकाल बीती हुए समय का बोध कराने वाले क्रिया रूप को भूतकाल कहते हैं. मीन्स जो कार्य हो चुका है पहले. उदाहरण के लिए सोनिया दिल्ली गई थी, है ना. पहले वो दिल्ली जा चुकी है, इसलिए ये भूतकाल है. अमित पढ़ रहा था. ठीक है. दूसरा है वर्तमान काल. तो ऐसा काम जो अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल में कहते हैं. चल रहे समय का बोध कराने वाले क्रिया रूप को वर्तमान काल कहते हैं. जैसे पूजा खाना खा रही है, प्रशांत खेल रहा है ना. तो ये काम अभी हो रहा है, तो ये कहलाता है वर्तमान काल. फिर भविष्यत काल मीन्स जो आने वाले समय में होगा. ठीक है. आने वाले समय का बोध कराने वाले क्रिया रूप को भविष्यत काल कहते हैं. जैसे वह विदेश जाएगा, सुमित अवश्य सफल होगा. तो ये काम भविष्य में होगा, इसलिए इसे हम भविष्यत काल कहते हैं. ठीक है. इसकी एक्सरसाइज करेंगे. फिर है हमारा पाठ 13 अविकारी शब्द. अविकारी शब्द क्या होते हैं? कुछ शब्द लिंग, वचन, कारक के बदलने पर भी नहीं बदलते. ये अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं. जैसे अभिषेक धीरे धीरे खाता है, अपूर्वा धीरे धीरे लिखती है, वे बच्चे धीरे धीरे बातें कर रहे थे. ठीक है. तो ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में लिंग, वचन व क्रिया के बदल जाने पर भी धीरे धीरे शब्द ज्यों का त्यों हैं. अतः यह क्या है? अव्यय. ठीक है. तो अव्यय के प्रकार. अव्यय के 4 प्रकार होते हैं. क्रिया विशेषण, और दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक. ठीक है. तो हम पहले देखते हैं क्रिया विशेषण. तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं. ठीक है. तो ये 4 प्रकार के होते हैं. अब ये इनमें है कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक. ठीक है. तो कालवाचक में क्या होगा? जिन अवयवों से क्रिया के होने के समय का बोध हो वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं. जैसे वे अभी अभी बाहर गए हैं, अभिमन्यु आज आएगा. तो जिसमें हमें समय पता चलता है वो होते हैं कालवाचक. ठीक है. दूसरा है स्थानवाचक. जिन अवयवों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं. जैसे माताजी रसोई में हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, है ना. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? स्थान का. तो ये क्या है? स्थानवाचक. ठीक है. फिर तीसरा है रीतिवाचक. तो जिन अवयवों से क्रिया के होने के ढंग का बोध हो वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं. जैसे अंकिता ध्यानपूर्वक पढ़ रही है ना. तो किस प्रकार से पढ़ रही है? ध्यानपूर्वक. तो ये जो है रीतिवाचक है. भिखारी गा गा कर भीख मांग रहा है ना. तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं. चौथा है परिमाणवाचक. जिन अवयवों से क्रिया की मात्रा या मापतोल का बोध हो वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं. जैसे उसने कम खाना खाया, है ना. वह अधिक बोलता है. तो ये एक मात्रा जैसे पता चल रही है, तो इसका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं. फिर है
संबंध बोधक। जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम का संबंध या अन्य संज्ञा सर्वनाम से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे तोता पिंजरे के अंदर है ना, तो ये तोता कहाँ है? पिंजरे के अंदर, तो ये संबंध बता रहे हैं। गेंद कुर्सी के नीचे है, तो ये इस प्रकार के वाक्य संबंध बोधक कहलाते हैं। फिर समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मैं और अनुज अच्छे दोस्त हैं, तो दो शब्दों को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है ना, तो जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, है ना, तो ये कहलाते हैं समुच्चय बोधक। वह प्रथम आया क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की, तो क्योंकि जो है यहाँ पर समुच्चय बोधक है। और विस्मय आदि बोधक, जहाँ पर आश्चर्य, शर्म, खुशी, दुख आदि भावों को व्यक्त करने वाले अव्यय विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। जैसे अरे ये तुमने क्या किया, वाह हम जीत गए, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इस प्रकार से विस्मय आदि बोधक शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। विस्मय आदि बोधक शब्दों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, ये जो है ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा चैप्टर, इसकी भी एक्सरसाइज करनी है हमें। और एक है पाठ 14 विराम चिन्ह, ये भी हम आज पढ़ेंगे। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम का अर्थ है रुकना। ठीक है, जब भी हम कोई क्रिया जैसे बोलना, चलना, खाना, पीना, लिखना आदि करते हैं तो बीच बीच में यह क्रिया पूर्ण करने पर रुक जाते हैं। ठीक है, इसे ही विराम कहा जाता है। लिखते समय कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बोलने के लिए संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्यों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है। जैसे रोको मत, जाने दो। ठीक है, रोको मत, जाने दो। यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह, वाक्य एक ही है मगर विराम चिन्ह लगने से इन दोनों का अर्थ बदल जाता है। ऊपर दिए गए दोनों वाक्य एक ही हैं, परंतु अल्प विराम के अलग अलग प्रयोग से दोनों का अर्थ बिल्कुल बदल गया है ना। विराम चिन्हों के प्रकार, तो ये पूर्ण विराम इस प्रकार से होता है, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय आदि सूचक, योजक, उद्धरण और लाघव, ये विराम चिन्ह हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है? पहला है पूर्ण विराम, जो एक सीधी लाइन होता है, वाक्य पूर्ण हो जाने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, इस प्रकार से पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। फिर है अर्ध विराम। अर्ध विराम इस प्रकार का ये चिन्ह होता है। ठीक है, इसका प्रयोग एक से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे ज्यों ही मैं घर से निकला, और फिर ये अर्धविराम लगाएंगे, वर्षा होने लगी। ठीक है, तीसरा है आपका अल्प विराम, ये इस प्रकार से लगाया जाता है। इसका प्रयोग शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए तथा वाक्यांशों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने चिड़ियाघर में हाथी, बंदर, भालू, शेर आदि जानवर देखे, है ना, तो इस प्रकार से अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका प्रश्न सूचक, तो प्रश्नवाचक वाक्य के पूर्ण होने पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, है ना, तो यहाँ पर ये प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर है विस्मयादि सूचक, ये इस प्रकार का होता है, आश्चर्य, शोक, हर्ष, दया आदि प्रकट करने वाले शब्दों के बाद विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, है ना। योजक, योजक ये इस प्रकार से डैश होता है, विपरीत या पूरक शब्द युग्मों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आम, इस आम का स्वाद खट्टा मीठा, तो ये विपरीत शब्द हैं, इनके बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर है उद्धरण,
तो ये इस प्रकार से डबल इन्वर्टेड कॉमा किसी दूसरे के कथन को ज्यों का त्यों कहने या दिखाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने कहा मैं कल विद्यालय नहीं आऊँगा, तो जो उसने कहा वही का वही बताने के लिए ये इस प्रकार से उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर है आखिरी लाघव। ये एक से डॉट होते हैं। किसी बड़े शब्द का लघु रूप दिखाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दादाजी टीवी देख रहे हैं। टीवी मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टेलीविज़न, है ना। तो इसको लघु रूप में यहाँ पर टीवी लिखने के लिए हम ये लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सभी को समझ आया। अब इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।